तो काउंटडाउन शुरू ही हो चुका है। बजट में क्या हो सकता है, किस तरह की राहत मिल सकती है, इसके बारे में हमारे रिपोर्टर्स ने आपके लिए एक्सक्लूसिव स्टोरीज की है। एक महीने पहले से हम आपको कड़ियों में बता रहे हैं कि क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं बजट में। इनकम टैक्स राहत, मिडिल क्लास को इनाम, ग्रोथ को मजबूती, रेलवे, रोड और सिविल एविएशन के लिए क्या कुछ होने वाला है, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, आलोक प्रियदर्शी, असीम मनचंदा, रोहन सिंह और दीपाली नंदा। सबसे पहले रुख करते हैं लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी, बताइए कि बजट में इस बार सबसे बड़ा फोकस क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार बजट में सबसे बड़ा जो फोकस रहने वाला है वह आपको मिडिल क्लास पे सबसे ज़्यादा जोर यहाँ पर हो सकता है। दूसरा, कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जोर हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पे ज़्यादा जोर होगा तो जाहिर तौर पे वहाँ पे आप दो तरह की राहत आते हुए देख सकते हैं। यह है आपको कि इनकम टैक्स में किस तरह की रियायत यहाँ पर दी जाए, ये एक राहत आ सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार कई सारे कदम यहाँ पर उठा सकती है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक मुख्य फोकस होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाया जाए, यानी सरकारी खर्च जो होते हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए आपको पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे चीज़ों में, वहाँ पे रेलवे में, यहाँ पे आप अलोकेशन बढ़ते हुए देख सकते हैं। और मुख्य तौर पे मुझे लगता है कि ग्रोथ, कंजम्पशन और मिडिल क्लास, ये पूरे बजट की थीम यहाँ पे रहने वाली है। तो लक्ष्मण जी, आपने बताया सरकार का फोकस क्या रहेगा, तो आपको हम बताएं कि जनता का फोकस इस बार जो है टैक्स पर कुछ ज़्यादा ही है। तो इस मोर्चे पर क्या कुछ सुनने को मिलेगा, ये सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक, जरा ये बताइए। देखिए, टैक्स के मोर्चे पर मुझे लगता है दर्शकों को इस पर बहुत निराशा नहीं होगी और टैक्स के मोर्चे पर तीन तरह की राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। पहली बात तो यह है कि टैक्स में जो सबसे आसान तरीका होता है लोगों के हाथ में पैसा देने का, वो है कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दीजिए। अभी 75,000 रुपये है, उसको बढ़ाकर 1 लाख तक करने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाएंगे लोगों के हाथ में सीधे फायदा होगा, पैसा पहुँचेगा और टैक्स नेट से भी लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरा, इनकम टैक्स स्लैब में यहां पे एक बड़े बदलाव की बातचीत बजट बनाने के दौरान हुई। उसमें से ये था कि सीधा 20% से स्लैब बढ़ के 30% पे चला जाता है। तो ये जो स्लैब है 15 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वालों का, उसमें कुछ इस तरह का बदलाव किया जाए ताकि अचानक से टैक्स का बोझ ना बढ़ता हुआ है। तो एक बदलाव ये आपको दिख सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज या कह सकते हैं इनकम टैक्स के मोर्चे पर ऐतिहासिक चीज हो सकती है, वह है कि इनकम टैक्स से जुड़े हुए नियमों को आसान बनाने की तरफ सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। उसमें तो पहला ये हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने के लिए बार बार आपको बजट का इंतजार ना करना पड़े, नोटिफिकेशन निकाल कर बढ़ा दे, ऐसा कुछ प्रावधान करने की बातचीत हुई है। दूसरा, जो कानून है उसको इतना आसान बना दिया जाए कि आम टैक्स पर आसान भाषा में समझ ले, टेबल के जरिए, इलस्ट्रेशन के जरिए समझाया जाएगा, शब्दों को और आसान किया जाएगा, असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि इनकम टैक्स कानून को आसान बनाने वाला जो कदम होगा वो बड़ा कदम होगा। जी, तो सबसे पहले जिस बात में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन अब बढ़ते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट देने वाले सेक्टर्स के लिए सरकार के मन में क्या चल रहा है। मैन्युफैक्चरर्स, डीप टेक इनोवेशंस, स्टार्टअप्स, इन पर क्या सोच रही है सरकार, क्या संकेत मिल रहे हैं? आलोक। का खास फोकस रहने वाला है इस बार बजट में, खासतौर से जो टेलीकॉम, आईटी, टेलीकॉम, टॉय जैसे जो सेक्टर्स हैं उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटी, खासतौर से जो रॉ मटेरियल होता है उस पर रिडक्शन किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है ताकि उन्हें रॉ मटेरियल के मोर्चे पर। इसके अलावा जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, उसको दुरुस्त करने की इस बजट में पूरी कोशिश की जाएगी। सूत्रों से जानकारी मिली करीब 100 से ज्यादा ऐसे आइटम्स हैं जिनके लिए 3 कैटेगरी बनाई जा सकती है। इसमें रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएटरीज और फिनिश गुड्स। इसके तहत अलग अलग रेट्स रहेंगे इंपोर्ट ड्यूटी की, ताकि मैन्युफैक्चरर्स को इन तमाम जो उनके रॉ मटेरियल्स या जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं उसमें दिक्कत न हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डीप टेक सेक्टर है उसके लिए एलोकेशन हो सकता है। अगर देखें तो जो
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए उन्हें फंडिंग के लिए रास्ता खोला जा सकता है। साथ ही साथ एफडीआई नियमों में ढील दी जा सकती है ताकि वहां पर सीधे सीधे निवेश हो। कंपनियों को इंसेंटिव दिया जा सकता है ताकि इस तरह के सेक्टर्स में जो इंक्यूबेटर्स, लैब और रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होते हैं वहां पर वो निवेश कर सकें। इसके अलावा जो एआई और तमाम जो मशीन लर्निंग के जो संभावित खतरे आने वाले दिनों में जताई जा रही हैं, उससे निपटने के लिए भी सरकार कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का ऐलान कर सकती है ताकि एक सेफ इन्वायरमेंट इसमें तैयार किया जा सकते। तो इस तरह के कई सारे बड़े मोर्चे पर देखा जा सकता है। और इंपोर्ट और खासतौर से एक्सपोर्टर्स के लिए जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अभी 31 दिसंबर को ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक्सपोर्टर को भी एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई दिख सकती है। और आलोक, जो हमने एक अभियान चलाया हमारा बजट हमारी आवाज़, उसमें बुजुर्गों की बड़ी हमने आवाज़ सुनी और वो अपने लिए कई तरह की उम्मीदें पाले बैठे हैं। लेकिन आप बताइए पेंशनर्स के लिए क्या मिल सकता है इस बजट में? बिल्कुल, देखिए जो पेंशनर्स के लिए इस बार बजट में कई सारे ऐलान किए जा सकते हैं। अगर खास तौर से बात करें तो एनपीएस, यूपीएस और जो ईपीएस है, तीनों स्कीमों में ऐलान की जा सकती है। अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है जब खास तौर से जो 40% एन्युइटी को जो निवेश करने का प्रावधान है उसको खत्म किया जा सकता है, जिससे कि जो भी पेंशनर होगा रिटायरमेंट के वक्त अगर उसको फंड मिलता है तो वो अपने मुताबिक उसका निवेश कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईपीएस 95 जो स्कीम है उसमें अभी तक मिनिमम पेंशन 1000 है, उसको बढ़ाकर 5000 इससे भी ज्यादा किया जा सकता है। और यूपीएस के मोर्चे पर जो सरकार ने अभी हाल में ही नोटिफाई किया है उसमें कई तरह के और ऐलान हो सकते हैं ताकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें सही तरीके से और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि अभी ये सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है कि वो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय इसमें माइग्रेट कर सके, इसके लिए भी सरकार कुछ इंसेंटिव राज्यों को दे सकती है ताकि वो इस प्रक्रिया को अपना सके और जल्द से जल्द यूपीएस में वो शिफ्ट कर सके। जी, तो अब बात करें बजट में जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तमाम तरह के जोर की बात हो रही है, लेकिन एक खास स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसको पुश करने के लिए आईटी मंत्रालय के बजट में 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। फोकस होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में पीसीबी पर आयात ड्यूटी घटाने की बात हो रही है, कुछ फंड्स की भी बात हो रही है। डिटेल लेते हैं असीम से। असीम, बताएं क्या है सरकार की प्लानिंग? भारत का लक्ष्य साल 2030 तक $300 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने का है। तो ऐसे में वित्त मंत्री बजट में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा बूस्ट दे सकती है। बजट में ही 25,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की जा सकती है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किया जाएगा सरकार उसके तहत इंसेंटिव देगी। इतना ही नहीं, कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर की ड्यूटी में कटौती की जा सकती है। भारत का एक बड़ा फोकस अब आई मिशन के ऊपर भी लगातार देखने को मिल रहा है। पिछली बार बजट में इसके ऊपर 550 करोड़ की इसमें एलोकेशन किया गया था, लेकिन इस बार इसके अंदर आपको एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है ताकि सरकार आगे चल करके डीप सीक, जेमिनी, ओवर ओपन एआई जैसे प्लेटफॉर्म जो एआई मॉडल है उनके साथ मुकाबला कर सके। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और एआई मिशन, इन दोनों के ऊपर एक बड़ा फोकस बजट का रह सकता है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और सिविल एविएशन की बात करते हैं, हवाई सफ़र की। रोहन सिंह इस पर हमें डिटेल जानकारी देंगे। रोहन, बताइए सिविल एविएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग? जी, बजट में इस बार ड्रोन सेक्टर को खास बूस्ट मिल सकता है। ड्रोन पीएलआई के अगले चरण की घोषणा की जा सकती है जिसमें फोकस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर रहने वाला है। पिछली पीएलआई स्कीम 120 करोड़ की थी, इस बार दायरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है और करीब 3 साल के लिए 1000 करोड़ के आवंटन की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा उड़ान 2.0 स्कीम की घोषणा भी की जा सकती है जो 10 सालों के लिए होगी और यहाँ पर फोकस होने जा रहा है छोटे एयरपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे। एक खास स्पेशल पर्पस व्हीकल की घोषणा भी सरकार कर सकती है जो कि भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगी। इसके अलावा कई सारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की घोषणा इस बजट में संभव है और साथ ही एयरक्राफ्ट को एसेट का दर्जा
दिया जाने संबंधी घोषणा भी की जा सकती है इस बार बजट में, और इस सेक्टर को इंफ्रा का दर्जा मिलने से इसमें फंडिंग थोड़ी आसान हो सकती है। जी, तो बात हो रही है हवाई सफ़र की, लेकिन साथ ही महंगाई भी बहुत चर्चा में है। महंगाई को काबू में लाने के लिए सरकार किस तरीके की कदम उठा सकती है? असीम मनचंदा के पास चलते हैं। बताइए असीम, महंगाई के लिए क्या कुछ ठोस फैसले दिखाई दे सकते हैं इस बजट में? किसानों को सपोर्ट करने और उपभोक्ता को राहत देने के लिए सरकार कई सारी स्कीम चला रही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। सितंबर में सरकार ने इन सभी स्कीम्स को पीएम आशा के अंदर मर्ज कर दिया था। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार पीएम आशा के बजट के अंदर बम्पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। खासतौर पर कि दालों के जब सरकार सभी दालों का जो एमएसपी पे खरीदारी करेगी, इतना ही नहीं, जब दाल के दाम ज्यादा बढ़ जाएंगे तो सरकार इसी फंड के जरिए उपभोक्ता को वो दालें की सप्लाई करेगी। टमाटर प्याज के अगर दाम बढ़ते हैं तो सरकार इसी फंड के जरिए उनके दाम कम करने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, अगर खाद्य तेलों के दाम जैसे सोयाबीन है उसके दाम जैसे नीचे चले गए थे तो सरकार ने इसी फंड के जरिए किसानों को राहत दी थी। तो इस फंड के अंदर एक बम्पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, जिससे ना सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि उपभोक्ता को भी सीधे सीधे फायदा पहुंचेगा और सरकार महंगाई के मोर्चे पर आसानी से कंट्रोल कर सकेगी। जी, तो और हम देख रहे हैं पिछले 5 बजट से सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रह रहा है। इस बार भी रहेगा, सभी विद्वान ये कह रहे हैं। लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरीके की हिस्सेदारी मिल सकती है और ख़ास करके सड़कों को लेकर गाँव की जो उम्मीद है वो कितनी पूरी होगी, कितना बड़ा पुश मिलेगा? रोहन बताएं, रूरल इंफ्रा को लेकर क्या जानकारी है? जिस बार बजट में एक बड़ा फोकस गांव में सड़कों के निर्माण पर हो सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन करीब 10% बढ़ सकता है और दूर दराज के इलाकों में ऑल वेदर रोड्स बनाने संबंधी घोषणाएं सरकार कर सकती है। कुल मिला के रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर का आवंटन करीब 8 से 10% बढ़ सकता है और ये 2.9 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। सरकार इस बजट में नेशनल हाईवे मास्टर प्लान की झलक भी दिखा सकती है और इससे संबंधित कई सारी नई घोषणाएं कर सकती है। भारतमाला प्रोजेक्ट को एक रिन्यूड पुश दिया जा सकता है और इसके अंदर ही कई सारी और योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। रोड कंस्ट्रक्शन में ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट किया जा सकता है, इससे संबंधित भी कुछ घोषणाएं सरकार कर सकती है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के लिए एक खास तरह के फंड की घोषणा भी इस बार कर सकती है सरकार, और सरकार बीओटी मॉडल में के तहत जो सड़क बनते हैं उनको एक खास तरह की मदद की घोषणा भी इस बजट में कर सकती है। जी, तो हवाई यात्रा और सड़कों की बात हो गई। अब जरा रेलवे की चर्चा करते हैं। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि रेलवे का बजट बढ़ने वाला है 15% के करीब या उससे ज़्यादा भी, और फोकस कहाँ रहेगा? सुरक्षा पर रहेगा, जिसमें कवच का नाम है, और साथ ही यात्री सुविधा, रोलिंग स्टॉक और इन तमाम चीज़ों पर किस तरीके से सरकार रेलवे बजट को देख रही है इस बार। चलते दीपाली नंदा के पास। दीपाली, बताएं क्या होगा इस बार रेल बजट में खास देखने लायक? देखिए, इस बार रेलवे के लिहाज से बजट में 3 से 4 बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वित्त मंत्री की तरफ से जो बजटीय एलोकेशन है रेलवे के लिए वो 15 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले बजट की बात करें तो वित्त मंत्री की तरफ से जो रेलवे को वित्तीय सहायता दी गई थी वो कुल 2,60,000 करोड़ रुपए के आसपास की थी, लेकिन इस बार ये 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की दी जा सकती है। वही वित्त मंत्री का फोकस रहेगा कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर जो रोलिंग स्टॉक है, उसे किस तरह से एडवांस और मॉडर्नाइज बनाया जाए और साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता ना किया जाए। तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने का ऐलान यहां पर वित्त मंत्री कर सकती हैं। इसके अलावा अगर यात्री सुरक्षा की बात करें तो हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम से रेलवे फोकस कर रहा है कवच पर, और अब जो तैयारी की जा रही है वो कवच के 4.0 वर्जन को इंस्टॉल करने की जा रही है। तो इस लिहाज से ये जानकारी मिल रही है कि कवच इंस्टॉलेशन में तेजी लाई जाए, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है तेजी से आगे बढ़े, इसलिए वित्त मंत्री अलग से एक डेडिकेटेड फंड कवच इंस्टॉलेशन के लिए दे सकती है, जो कि 10 से 12,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो ओवरऑल यही फोकस देखने को मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो और साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा को भी दुरुस्त किया जाए।
तो ये थी कुछ ऐसी खबरें जिनकी कंफर्मेशन कल आप ढूंढिए बजट में आपको ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल दीपाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसिम, रोहन, आलोक आपका बहुत शुक्रिया, लक्ष्मण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आपको ब्रेक पर दिखाते हैं बजट टीम की तस्वीरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बजट को लेकर इस खास बुलेटिन में। और बजट उम्मीदों की अब हम बात कर रहे हैं। एआई का रोल अभी सभी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एआई फोकस में है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी का ये कहना है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने उनसे खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ एसबीआई चेयरमैन सीएस शेट्टी जी मौजूद हैं। हम जानते हैं इनसे कि आज इकोनॉमिक सर्वे में खासतौर से जिस डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे थे उसके बारे में काफी चर्चा हुई और बात हुई कि एआई और तमाम चीजें जो आने वाले दिनों में बहुत इसको आगे बढ़ाने वाली है। तो आपका क्या कहना है ओवरऑल जो इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया गया और खासतौर से डिजिटल इकोनॉमी को लेकर? आप अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनका वफा का थीम भी वही है। AI is very critical component of the whole economy and इसमें दो चीज गवर्नमेंट करने वाला है। वन इज our own large language models which are essential for the AI. I think the government of India is thinking about bringing their own large language model, and the AI is the role of AI in increasing the productivity of the economy is also widely spoken in the economic survey, and the adoption of AI across the sectors, not only in terms of the banking, in terms of financial services, even accountancy and the manufacturing, that adoption is definitely going to help in terms of increasing the productivity. सर, इसके अलावा अगर हम बात करें जो ग्रोथ प्रोजेक्शन कहा गया है 6.3 to 6.8, ये आपको कैसा लगता है? क्या इसके बारे में कहना है? किस तरह से पिकअप हो सकता है आने वाले? क्या आपका? So I think as I spoke in terms of infrastructure development and capital expenditure by the private capex and the consumption, some of the budgetary measures hopefully will help in terms of spurring this and resulting in the estimated growth rate of 6.3 to 6.8. इन्फ्लेशन को भी लेकर ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में अपवर्ड ट्रेंड में रह सकता है। इन्फ्लेशन को लेकर भी एक चिंता जताई गई है। No, let us see. I think what numbers come from RBI side. Inflation, food inflation always has been a concern in India, and hopefully, with the Rabi crop being very, very good, the food inflation will come down. मिडिल क्लास बजट से क्या चाहता है? इनकम टैक्स में रियायत, इसके अलावा और क्या क्या चीजें चाहता है? बजट से लोगों की उम्मीदें क्या है, विशलिस्ट क्या है, देखिए। सीएनबीसी आवाज की स्पेशल कवरेज बजट यात्रा में इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में। और कनॉट प्लेस में हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बजट पे उनकी उम्मीदें पूछेंगे, क्योंकि बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और महज 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि उनकी बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बजट आने वाला है, हर साल आता है बजट, लेकिन इस बार का बजट क्या स्पेशल, आप क्या डिमांड करते हैं कि इस बार बजट में होना चाहिए? देखिए, इसके पहले भी जो बजट रहा है बहुत ही संतोषजनक नहीं रहा है और लोगों में बड़ी निराशाएं रही हैं। एक तो सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं किया गया है बजट में, कोई विशेष राहत नहीं मिली है। और इसके अलावा महंगाई तो चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर के दाम वगैरह जो है कितने बढ़ते जा रहे हैं कि उस पर कोई जो है एक पॉलिसी नहीं बनी है। मैं 30% वाले स्लैब में हूँ। मेरे इनकम का 30% या उससे ज़्यादा चला ही जाता है। फिर मेरे जो
इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से भी चले जाते हैं। जो पैसे आपके 70% बचते हैं उसमें से भी आप जो भी परचेज कर रहे हो उसमें आप जीएसटी दे रहे हो, या फिर जो एडिशनल जो टैक्सेस लग रहे हैं, खाना खाओ उसमें टैक्सेस लग रहे हैं, कपड़ा खरीदो उसमें टैक्सेस लग रहे हैं, कि बर्डन भी बहुत कंसंट्रेटेड है। ऐसे नहीं है कि हर कोई टैक्स पे कर रहा है। जो लोग पीजीबीपी वाले हैं, जो प्रॉफिट गेन्स और बिजनेस प्रोफेशंस वाले हैं, उनके पास तरीका होता है वो टैक्स छुपा लेते हैं। सैलरी के पास कोई ऑप्शन उनके पास कोई तरीका नहीं है। आपके टीडीएस चली जाती हैं, जो बचे पैसे होते हैं उस पर भी आप 50% टैक्स ही दे रहे होते हो। देखो, सबसे ज्यादा तो मार जो है गृहिणी को ही पड़ती है जब भी कोई बजट आता है, लेकिन फिर भी वो करती है क्योंकि चलना तो है ही। अब जैसे अब सर ने बोला कि भाई जैसे हम रिटायर्ड हैं तो अब उसके बाद हमने सारी सैलरी पे टैक्स दिया, उसके बाद जो पैसा हमें मिलता है उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तब भी उस पर टैक्स लगता है। एफडी कराते हैं तो भी टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो 1 नंबर की पेमेंट वहाँ दी होती है, लेकिन अगर उसको हम फिर करेंगे तो फिर उस पर टैक्स लगेगा। बजट सरकार को इस तरह पेश करना चाहिए कि हर कास्ट के, मिडिल क्लास से लेके हाई क्लास वाले को सबको बेनिफिट होना चाहिए, सबके लिए सुविधाजनक होना चाहिए। जो जीएसटी इन्होंने लगा रखा है दवाइयों के ऊपर, एक आदमी बीमार है उसके लिए दवाई लेने जाते हैं उस पे इन्होंने जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट भी और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दोनों, और साथ ही साथ आप कोई भी आइटम बाजार से परचेज करते हैं उस पे जीएसटी, और जो आप इंश्योरेंस पे करते हैं उस पे जीएसटी। सबसे बड़ी समस्या आज जो आम आदमी के सामने खड़ी है वो जीएसटी की है। अगर ये बजट ला रहे हैं उस बजट के अंदर इनको जीएसटी कहाँ लगना चाहिए? जहाँ पे सिनेमा हॉल पीवीआर बने हुए हैं, जहाँ पे शराब की बोतलें बिक रही हैं, जहाँ पे सिगरेट्स महंगी बिक रही हैं, वहाँ पे जीएसटी लगना चाहिए। जो हवाई यात्रा है वहाँ जीएसटी। लो क्वालिटी जो बेचारे गरीब आदमी हैं जिन्होंने ताज़ा कमाना, ताज़ा खाना, और सर कोई आदमी अगर 10 रुपये बचा के बैंक में रखता है उसकी एफडी पे आप टीडीएस काटते हैं। सबसे बड़ी समस्या आज गरीब आदमी जीएसटी से भुगत रहा है। पूरे देश में 4 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज हैं जो करीब 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की इस बजट से उम्मीदें, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। बजट से एमएसएमई सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। चंद्रकांत भाई, आप वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जीएसटी रेट को थोड़ा सा कम किया जाए और इनके बेस को बड़ा किया। हर कमोडिटी जो है बेसिक कमोडिटी, जो कई कमोडिटी जीएसटी में नहीं, उसको कवर किया जाए। और मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडिया में ज़्यादा है तो फ्यूल को भी जीएसटी में लाके हमें ट्रांसपोर्ट को कम करना चाहिए। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, इंडियन इंडस्ट्री सरवाइव कर पाए। कुछ और ओपिनियन लेते हैं, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? मुझे लगता है कि एमएसएमई में जो गवर्नमेंट का अप्रूवल है उसमें जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन थोड़ा कम हो जाए तो एमएसएमई को जो इंटरेस्ट वगैरह है वो कम हो। दूसरा, कोई ऐसा एमएसएमई कोई इंसेंटिव दे, गवर्नमेंट जो भी नक्की करे, लेकिन ऐसा इंसेंटिव हो जो एमएसएमई को फायदा हो, तो मेरे ख्याल से वो बढ़ावा होगा। अभी जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका इंडस्ट्री में, तो बिल्डिंग के अंदर जो इसका जीएसटी इनपुट नहीं मिल रहा है वो मिले, और एमएसएमई में बैंक इंटरेस्ट जो है उसमें भी कुछ अच्छा बेनिफिट मिले एमएसएमई को तो अच्छा है। आप क्या चाहेंगे? मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड है तो मेरा तो ज़्यादा गवर्नमेंट से बजट में नहीं होगा, लेकिन जो फ्रीबीज चल रही है उसकी वजह से जो लोवेस्ट बेसिक वर्कफोर्स है उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। लेबर फोर्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि इनको मुफ्त का इतना मिल रहा है तो फिर वो काम करने की वो जो चाहत रहती वो रहती नहीं है, और इसकी वजह से इंडस्ट्री, मैं मानता हूँ और भी प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रियों में भी सेम तकलीफें होगी। तो गवर्नमेंट को मतलब ये करना चाहिए कि फ्रीबीज कंट्रोल करे, ना दे। बिल्कुल, तो यहाँ से जो सुनने में लगता है कि काफी आसान मांगे हैं, लेकिन अगर इसको पूरा करते हैं तो जो छोटी इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। भारत सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। सालाना 700 से 900 मीट्रिक टन सोने की खपत भारत में होती है। ज्वेलरी इंडस्ट्री पर देश में लाखों लोग निर्भर भी हैं। इस बजट में देश के ज्वेलर्स की क्या उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने।
भारत का जो बजट है वो टेक्सटाइल पार्क जैसे बना हुआ है पूरे भारत भर के अंदर, वैसे ज्वेलरी पार्क की डिमांड ज्वेलर्स मित्रों की बहुत पुरानी मांग है। इस बजट में ज्वेलरी पार्क के लिए अगर प्रोविज़न अगर रहेगा तो मुझे लग रहा है कि एक तो रोजगार को पूरा कर सकेंगे और बहुत सारी उसमें कारीगर को जो है उसमें फ़ायदा है और इंडस्ट्रीज को भी फ़ायदा होगा, ऐसा लग रहा है। आप क्या कहेंगे वित्त मंत्री से? IIBX जैसे गिफ्ट सिटी में बना है, ऐसे नए एक्सचेंज बनाने चाहिए और उससे क्या लोकल मार्केट में रेट्स के और गोल्ड का डिलीवरी का एकदम इजी रहे, ऐसा हम डिमांड करते हैं कि ऐसे नए पार्क्स बनाए और गिफ्ट सिटी में जैसे IIBX जैसे एक्सचेंज बनाए। कुछ और प्रतिक्रिया भी लेते हैं। आप क्या चाहेंगे वित्त मंत्रालय से? मेरे को एक रिक्वेस्टमेंट है कि जो अभी लैब ग्रोन डायमंड काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है, इनके जो इम्प्रूवमेंट देने के लिए जो अभी जो उसका टैक्स का रेज है काफ़ी कम कर दे, यानी कि 0% में करे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसके पे अभी जो भी लोग डिपेंडेंट है तो वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आप क्या कहेंगे? पिछले बजट में जो इंपोर्ट ड्यूटी 15% से कम करके 6% करी है, मेरी गवर्नमेंट से वही गुजारिश है कि वो 6% की 6% ही रखे, उसमें कोई चेंजेस ना करे, क्योंकि इससे स्मगलिंग बहुत कम हुआ है। अभी जो गोल्ड के रेट जिस प्रकार से बढ़े हुए हैं उसमें इंटरनेशनल मार्केट के रेट के हिसाब से अपना रेट वही लेवल पे है, तो इससे क्या है कि लोकल इंडिया में परचेसिंग काफ़ी बढ़ी है, लोग बाहर से नहीं लेते, लोकल से ही चीज़ खरीदते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो ड्यूटी जो रखी हुई है वही रखे, उसमें कोई चेंजेस ना करे। बिल्कुल, तो जो यहाँ से सुझाव आए हैं उस पर अमलवारी होती है तो सोने के अंदर भी जो ये रोजगार है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ भारत को एक नई पहचान भी मिल सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो इसी के साथ बजट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल सुबह से बैठ जाइए CNBC आवाज़ पर। बजट भाषण से पहले देखिए बाजार की चाल, फिर सुनिए बजट भाषण और उसके बाद रिकमेंडेशंस, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा और बजट को समझिए हर वर्ग के लिहाज से बजट में क्या है खास, बताएंगे CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।